हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े थे, जैसे कि वो क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, उसका टेबल कैसा होता है और हमें उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे टॉपिक जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलो, एक ही बात है, दोनों से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पर ही ऑपरेट करेगा, पीपीएफ के अंदर या पीपीएफ के बाहर हम कब जा सकते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस को हम लोग डिसाइड करेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे किस तरीके से पीपीएफ काम करता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। टॉपिक शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे कुछ ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, उन ग्रुप्स को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, आ जाओ। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पर ही ऑपरेट करेगा? ऐसा जरूरी है? हम पीपीएफ के बारे में पढ़े थे। पीपीएफ हमारा जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, दिस इज पीपीएफ। अब बात यह है कि हम हमेशा पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट करेंगे, पीपीएफ के बाहर करेंगे, पीपीएफ के अंदर करेंगे। हम कहां पर खड़े रहते हैं? हम तो ओरिजिन में रहते हैं सर। हम ओरिजिन से देखते हैं पीपीएफ कैसा दिखाई देता है। हम हमेशा ओरिजिन में रहते हैं। ठीक है, यहां से पीपीएफ हमें कॉनकेव शेप का दिखाई दे रहा है। अब पीपीएफ के ऊपर कौन से पॉइंट पे हम लोग ऑपरेट करेंगे? क्या हम पीपीएफ के अंदर रहेंगे, पीपीएफ पर रहेंगे या पीपीएफ के बाहर रहेंगे? सिंपल सा लॉजिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, पढ़ाई तो बाद में करेंगे, पहले इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि पीपीएफ में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, देखो ये जो पीपीएफ है, ये जो रेड कलर का लाइन है, दिस इज योर पीपीएफ। अब तुम पीपीएफ के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो, पीपीएफ के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हो, पीपीएफ के बाहर चाह कर भी ऑपरेट नहीं कर सकते। बेसिकली तुम्हारे पास ऑप्शन पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हो, ए बी सी। ये है पॉइंट नंबर डी, जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते, और ये है पॉइंट नंबर ई, जहां तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस है, हम रिसोर्सेस को यूज करके पीपीएफ में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारा कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो क्या हम इसके ऊपर जा सकते हैं? इसके ऊपर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेस ही नहीं है। अगर हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है तो हम पीपीएफ को क्रॉस करके आगे तो जा ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि पॉइंट डी तक तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है। अगर पॉइंट डी तक पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है, हम रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दे या फिर हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए जिससे कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाए। बेसिकली या तो हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे जिससे हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, या फिर हम कोई नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिससे कम रिसोर्सेज में ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो पाए। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है तो पॉइंट डी तक तो पहुंचना पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हालत में। तो हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास पॉइंट ए बचा, पॉइंट बी बचा, पॉइंट सी बचा। अब ए बी सी में अगर हम ऑपरेट करते हैं तब तो हम लोग सही तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट ई में चले जाएं तो पॉइंट ई में क्या हो रहा है? पॉइंट ई में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। बेसिकली हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ए बी सी, लेकिन हम उतना मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हैं, हम कम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेसिकली हम पॉइंट ई में अगर हैं, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ए बी सी में है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। लेकिन अगर हम पॉइंट डी में है तो पॉइंट डी में तो जाना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट डी में जाने का दो ही तरीका है, इंक्रीज और दूसरा न्यू टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी लगाएंगे या रिसोर्स को इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। पीपीएफ को क्रॉस करके आगे जाने का दो ही तरीका है, एक तो या तो रिसोर्स को इंक्रीज करेंगे या फिर हम नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे।
ए बी सी बेस्ट पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट में तुम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। पॉइंट ई जो है यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, जो कि कोई भी बिजनेसमैन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अटेनेबल, जहां तक हम पहुंच सकते हैं उसको हम बोलते हैं अटेनेबल, और जहां तक हम नहीं पहुंच सकते उसे हम बोलते हैं अनअटेनेबल। तो बताओ इस डायग्राम में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अटेनेबल है और कौन कौन सा अनअटेनेबल है। मैं अनअटेनेबल बता देता हूं, पॉइंट डी इज अनअटेनेबल, बिकॉज हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते किसी भी हालत में। पॉइंट ए बी सी अटेनेबल है, पॉइंट ई भी अटेनेबल है। हाँ, इनएफिशिएंट है माना मैं, लेकिन हम यहां तक पहुंच तो सकते हैं। पहुंचने में क्या दिक्कत है? माना रिसोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन होगा, बिजनेसमैन को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम पहुंच तो पाएंगे ना, तो अटेनेबल तो है ना। तो अटेनेबल में अगर देखें तो ए बी सी और ई अटेनेबल है, और पॉइंट डी जो है वो अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल का मतलब जहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। उसको पहुंचना है तो फिर बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि इंक्रीज इन रिसोर्सेस या फिर न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आ जाओ। Let us clear the concepts of attainable and unattainable combination with the help of the figure. Attainable combination, सबसे पहला, it refers to those combination at which economy can operate, जहां पर इकोनॉमी ऑपरेट कर सकता है। बेसिकली पॉइंट ए बी सी एंड ई, देयर कैन बी टू अटेनेबल ऑप्शंस। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बताओ कौन सा पॉइंट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा था। ये वाला एग्जांपल अलग है, मैं जो एग्जांपल दिया वो अलग है। ये डायग्राम बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पॉइंट्स, मैं जो बुक पॉइंट्स दिया वो अलग पॉइंट्स है। ठीक है, तो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहां पर हो रहा था? पॉइंट ए बी और सी में। पॉइंट ई जो है वो वहां पर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। अटेनेबल है लेकिन इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहला अटेनेबल भी होना चाहिए और ऑप्टिमम भी होना चाहिए, तो उसके लिए है पॉइंट ए बी एंड सी। इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर देन द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ। जहां पर एबीसी, हमारे एग्जांपल में एबीसी था, बुक जो एग्जांपल दिया है उसमें 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, बुक कुछ ऐसा एग्जांपल लिया है, ए बुक कुछ ऐसा एग्जांपल लिया। ठीक है, इसीलिए उसके लिए अटेनेबल कौन सा हो गया? ये चारों अटेनेबल हो गया उसके लिए। ये ई पॉइंट जो है वो अनअटेनेबल हो गया, और एफ जो है वो अटेनेबल है लेकिन इनएफिशिएंट हो गया। ठीक है, हम जो एग्जांपल लिए थे वो कुछ और लिए थे। आ जाओ आगे। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन देखो यहां पर लिया है, देखो बुक जो एग्जांपल लिया, अच्छा ई अंदर लिया है, एफ बाहर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पॉइंट ए बी सी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अटेनेबल है और एफिशिएंट भी है। पॉइंट एफ तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। पॉइंट ई तक पहुंच तो सकते हैं लेकिन हम कभी पहुंचना नहीं चाहेंगे, बिकॉज वो इनएफिशिएंट है। सेकंड आता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करूं तो इनएफिशिएंट कौन सा है? पॉइंट ई है। However, the actual production can fall short of its capabilities if there is wastage or inefficient utilization. या तो रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ। इनसाइड, और वो पॉइंट कौन सा है? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग पॉइंट ई है वो वाला पॉइंट। ठीक है, आखिरी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन जहां तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। अनअटेनेबल, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कौन सा अनअटेनेबल है? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग पॉइंट एफ इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, with the given amount of available resources it is impossible for the economy to produce any combination more than the given possible combination, that is an economy can never operate at any point outside the ppf like point f। हम पीपीएफ के बाहर कभी भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम पिछले क्लास में बात किए थे पीपीएफ, पीपीएफ, पीपीएफ। अब तुम बताओ, हम पिछले क्लास में डिसाइड किए थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या होता है? यहां पर इंक्रीजिंग होता है, यहां पर कांस्टेंट होता है, और यहां पर डिक्रीजिंग होता है।
अगर एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग है तो डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम होगा कॉनकेव। हम कहां पर है? यहां, दिस इज कॉनकेव। अगर एमआरटी या एमआरएस कांस्टेंट है तो डायग्राम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर एमआरटी या एमआरएस डिक्रीजिंग है तो डायग्राम कैसा होगा? कॉन्वेक्स। बात समझ में आया? तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन डायग्राम तीनों प्रकार का हो सकता है। पीपीएफ के केस में एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इस वजह से हम जो भी एग्जांपल लेकर डायग्राम बनाएंगे वहां पर हमेशा हम कॉनकेव शेप का ही बनाकर आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में बोलेगा पीपीएफ बनाओ या पीपीसी बनाओ, तो कौन सा प्रकार का डायग्राम बनाओगे? हमेशा कॉनकेव प्रकार का डायग्राम बनाओगे, दूसरा कुछ बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन? यस, पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन एमओसी और एमआरटी, व्हेन एमओसी और एमआरटी इज कांस्टेंट। जब एमओसी या एमआरटी कांस्टेंट होगा तब वो स्ट्रेट लाइन होगा। पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट, that is same amount of commodity is sacrificed to gain an additional unit of the another commodity. It is possible only when the assume that all the resources are equally efficient in the production of all goods. In such case PPF will be straight line. Clear है बात? Next, इसी का भाई क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? यस, अभी बात किए। When MRT is decreasing, जब एमआरटी डिक्रीजिंग होगा तब होगा। पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, less on less unit of a commodity as sacrificed to gain an additional unit of another commodity. In such a case PPF will be convex shape. उस टाइम पर पीपीएफ कॉन्वेक्स शेप का होता है। क्लियर है? तो पीपीएफ जनरली तो कॉन्केव शेप का होता है। कब? एमओसी या एमआरटी जब इंक्रीजिंग होता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है जब वो कांस्टेंट होगा, और वो कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है जब एमआरटी डिक्रीजिंग होगा। तो तीन सिचुएशन है, इंक्रीजिंग एमआरटी में कॉन्केव, कांस्टेंट एमआरटी में स्ट्रेट लाइन, और डिक्रीजिंग एमआरटी में कॉन्वेक्स। क्लियर है बात? चल, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चेंज इन पीपीएफ का है। उससे पहले दो छोटा छोटा पॉइंट और लिखा हुआ है, ये पॉइंट बेकार में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम चेंज इन पीपीएफ में आएंगे, उससे पहले दो छोटा छोटा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, अगर हम सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करेंगे, then more of one goods can be produced only by taking resources away from the production of another goods. The lost production of such goods is the opportunity cost of the first one, जो कि हमारा किसी काम का यहाँ पर फिलहाल नहीं है। बुक में दिया था, बोल के मैं यहाँ लिख दिया, लेकिन इस दो पॉइंट का, दो लाइन का कोई काम नहीं है अभी हमें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज इन पीपीएफ। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आओ अभी समझ में आएगा। पीपीएफ कब चेंज होता है, कब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, कब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, कब रोटेट होगा, ये सारा बात जानेंगे कि हम पीपीएफ कब अपना शेप साइज बदलता है, मतलब कब वो इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब रोटेट करता है, वो सारा चीज समझेंगे हम लोग चेंज इन पीपीएफ के अंदर में। यहां पर दो सिचुएशन होने वाला है, एक तो शिफ्ट इन पीपीएफ, और दूसरा जो होगा वो रोटेशन इन पीपीएफ। एक तो पीपीएफ शिफ्ट करेगा और दूसरा पीपीएफ रोटेट करेगा। पीपीएफ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फिक्स्ड, सारा रिसोर्सेज इकोनॉमी में क्या है? फिक्स्ड है। However, in this changing world, the production capacity of the economy is constantly changing due to increase or decrease in resources. Such change of resources leads to change in PPF. रिसोर्स बदलने के कारण या टेक्नोलॉजी बदलने के कारण हमारा पीपीएफ चेंज होता है। और पीपीएफ चेंज होने का दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो शिफ्ट का सिचुएशन हो सकता है और दूसरा रोटेशन का सिचुएशन हो सकता है। द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पर दो प्रकार से चेंजेस हो सकता है। पहला तो पीपीएफ या तो शिफ्ट हो सकता है या तो पीपीएफ रोटेट हो सकता है। शिफ्ट कब होगा? जब दोनों कॉमोडिटी में चेंजेस आएगा। हम याद करो डायग्राम जब बनाए थे, इधर गन्स और इधर बटर बनाए थे, एक तरफ गन एक तरफ बटर।
जब रिसोर्सेस दोनों का बदलता है या टेक्नोलॉजी दोनों का बदलता है तब पीपीएफ रोटेट होता है, शिफ्ट होता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, जब चेंजेस दोनों में आएगा। और जब चेंजेस किसी एक में आएगा, मान लो बटर का कांस्टेंट है, खाली गन का रिसोर्सेज बदल रहा है, तो उस केस में रोटेशन गन के साइड से होगा, बटर के साइड से कांस्टेंट रहेगा। कैसे, वो हम अभी डायग्राम्स में देखेंगे। पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। जब दोनों गुड्स के लिए चेंजेस होगा तब शिफ्ट होगा। और पीपीएफ विल रोटेट व्हेन द चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स, यूज गुड्स नहीं, वन गुड्स, वन गुड। जब एक कमोडिटी के लिए बदलेगा तब रोटेशन होगा, जब दोनों के लिए बदलेगा तब शिफ्ट होगा। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें चेक करना है दोनों के लिए बदल रहा है या एक कमोडिटी के लिए बदल रहा है। अगर दोनों साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों तरफ से बदलेगा तो रोटेशन हो जाएगा, तब शिफ्ट हो जाएगा, और एक से बदलेगा तो रोटेशन हो जाएगा। आओ कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहला शिफ्ट का बात करते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब देखो, पहले हम पीपीएफ ये था मेरा, अब मुझे अगर ऊपर की तरफ जाना है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना है दोनों कॉमोडिटी का, गन्स का भी और बटर का भी, दोनों का ज्यादा प्रोडक्शन करना है। अब दोनों का ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा कि कम रिसोर्सेस में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। और वो भी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए, गन्स के लिए भी लाना पड़ेगा, बटर के लिए भी लाना पड़ेगा, तब जाकर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब दोनों में चेंजेस आ रहा है, shift PPS shift to the right from PP to P1 when there is growth of resources and or technology upgradation of both guns and butter। जब दोनों में अपग्रेडेशन आ रहा है तो हमारा पीपीएफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। याद रखना, दोनों में आ रहा है चेंजेस, गन्स में भी आ रहा है, बटर में भी आ रहा है। वहीं पर अगर हम अंदर की तरफ का बात करें, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है, पीपीएफ कभी कभार अंदर की तरफ भी आ जाता है। अंदर की तरफ आ रहा है मतलब रिसोर्स या तो डिक्रीज हो रहा है या तो टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी दोनों कॉमोडिटी को लेकर, गन्स एंड बटर, तब जाकर वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, या तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा या तो रिसोर्स का ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स। ये बोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक दोनों कॉमोडिटी में चेंजेस नहीं आएगा तब तक पीपीएफ शिफ्ट नहीं होगा। पीपीएफ को शिफ्ट करने के लिए दोनों कॉमोडिटी में चेंज करना जरूरी है। अगर किसी एक कॉमोडिटी में चेंज आ रहा है, दूसरा अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में पीपीएफ शिफ्ट नहीं होगा, पीपीएफ रोटेट करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। With respect to both the goods, then PPF will shift to the right. For example, if there is increase in resources for production of butter and gun, we can produce more of both the goods। इस वजह से पीपीएफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का देखते हैं। अब दोनों में क्या आएगा? डिग्रेडेशन आएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स डिग्रेड होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, डिग्रेडेशन, या रिसोर्स डिक्रीज होगा, तो उस केस में हमारा वो आएगा, पीपीएफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। पहला रीजन टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, और दूसरा डिक्रीज इन रिसोर्सेज विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, अगेन बोथ द गुड्स। तो क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, अभी हम शिफ्ट ही पढ़े हैं, पहले हम ऊपर की तरफ शिफ्ट पढ़े थे, अभी हम नीचे की तरफ शिफ्ट पढ़े हैं। ठीक है, दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन अर्थक्वेक विल रिड्यूस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एज अ रिजल्ट पीपीएफ विल शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1। नेक्स्ट शिफ्ट तो हो गया, अब बात करते हैं रोटेशन का। रोटेशन में क्या होगा? देखो, एक तरफ से कांस्टेंट है और सिर्फ दूसरे तरफ से या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है या जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ बटर का बदला है, गन्स का क्या है? कांस्टेंट है। जब गन्स का कांस्टेंट है, बटर का बदलेगा, तो इस तरीके से रोटेशन होगा। रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रोटेशन कब होगा? देखो, when there is a technological improvement or an increase in resources of for production of commodity on x axis। जब x axis के commodity में चेंज आएगा, जैसे कि बटर,
बटर बनाने का रिसोर्स या तो इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया। सोचो एक नया लेबर आया जिसको सिर्फ बटर ही बनाना आता है, वो गन के फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, वो मना कर दिया, वो सिर्फ बटर के फैक्ट्री में काम करेगा। तो जो रिसोर्स है वो किसके लिए इंक्रीज हुआ? वो बटर फैक्ट्री के लिए इंक्रीज हुआ। मतलब अब जो वो प्रोडक्शन करेगा वो बटर का ही प्रोडक्शन करेगा। गन फैक्ट्री में अगर उसको भेजोगे तो वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही मना कर दिया, उसको गन बनाना नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहता। तो अगर ऐसा लेबर है तो सोचो बटर का खाली काम आएगा, गन में काम नहीं आएगा। तो बटर का रिसोर्स इंक्रीज हो गया, गन का रिसोर्स इंक्रीज नहीं हुआ। When there is technological improvement or increase in resources for production of the commodity on the x-axis, सिर्फ एक ही commodity में चेंज आ रहा है, that is butter, this case, इस केस में बटर में चेंजेस आ रहा है, then PPF will rotate from AB to AC. However, in case of technological degradation, अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रहा है, कोई लेबर छोड़कर जा रहा है जो सिर्फ बटर बनाता था, गन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ बटर में फर्क पड़ रहा है, तो उस केस में अंदर की तरफ रोटेट करेगा। और डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर, पीपीएफ विल रोटेट टू द लेफ्ट फ्रॉम एबी टू एडी। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ऊपर की तरफ रोटेशन, मतलब अब की बार y एक्सिस के तरफ से रोटेट करेगा और x के तरफ से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब की बार चेंज कौन से कमोडिटी में आया है? अब की बार चेंज गन में आया है और बटर अब की बार कांस्टेंट है। तो बेसिकली रोटेशन में हमें ध्यान रखना है, जौन से साइड का कमोडिटी में चेंजेस आएगा वो साइड का कमोडिटी को हमें रोटेट कराना है, वो साइड से डायग्राम हमें रोटेट कराना है, दूसरे साइड से हमें डायग्राम को हमेशा कांस्टेंट रखना है। ठीक है? रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस, अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस will rotate the PPF from AB to AC. However, in case of degradation, हमारा जो रोटेशन है वो ए से आकर डी में चला जाएगा। ए बी था पहले, अब बी डी हो जाएगा हमारा। क्लियर है बात? तो रोटेशन और शिफ्ट मेरे हिसाब से क्लियर है। शिफ्ट हमेशा तब होता है जब दोनों कमोडिटी में चेंजेस आता है, और रोटेशन तब होता है जब सिर्फ एक कमोडिटी में चेंज आता है, दूसरा कमोडिटी हमारा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, जहां पर हम पीपीएफ के बारे में, कंज्यूमर के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे और एक नया चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। क्लियर है बात? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।